हेलो साथियों, नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे पशु परिचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग कारण एवं निदान और अपशिष्ट प्रबंधन के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है। कि जो रोग होते हैं कोई जीवाणु के द्वारा होता है, कोई वायरस के द्वारा होता है, कोई कवक के द्वारा होता है। तो यहां पूछ रहा है कि जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो हम देखें जीवाणु से होने वाले रोग, जिसमें एक होता है टीबी, टाइफाइड, इसके अलावा पीलिया और प्लेग इत्यादि रोग होते हैं जो किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो और क्या, एक निमोनिया। तो इत्यादि रोग किसके, जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो हम देखते हैं यहां पोलियो। तो पोलियो जो रोग है किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, एंट्रो वायरस के द्वारा होता है। ये फाइलेरिसिस किसके द्वारा, कर्मी या परजीवी कर्मी के द्वारा होता है। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिकी रोग। हीमोफीलिया आनुवांशिकी रोग है। तो जीवाणु द्वारा कौन सा होगा, टाइफाइड या जीवाणु के द्वारा होगा। तो हमारा यह ऑप्शन रहने वाला है टाइफाइड। अब टाइफाइड को देखें तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है, इसका रोग जनक होता है किसका, टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी, इसका रोग जनक होता है किसका, टाइफाइड का। इसके अलावा देखें हम टाइफाइड के बारे में, तो जो टाइफाइड का जो परीक्षण किया जाता है उसके लिए क्या एक टेस्ट किया जाता है, बिडोल टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया जाता है, बिडोल टेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो हम आगे देखने से पहले देखते हैं पशु परिचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की 10 मॉडल पेपर दिए गए। इसमें क्या 10 मॉडल पेपर दिए आपके अभ्यास के लिए मात्र 49 रुपए में। जिसने ले लिया उन्होंने देख लिया होगा कि ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने नहीं लिया वो जल्दी करें, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया है। इसके लिए आपको अभ्यास की बहुत जरूरत है, इसलिए आप इस टेस्ट को लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से जीवाणु में सुजाक रोग होता है। तो सुजाक रोग कौन सा होता है, गोनेरिया रोग को ही सुजाक रोग कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सुजाक रोग होता है कौन सा रोग होता है। तो इसमें देखें कि इसमें रोग जनक दे रखे हैं कि किस रोग जनक के द्वारा सुजाक रोग या गोनेरिया रोग होता है। तो अब देखते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से द्वारा कौन सा रोग होता है, टीबी। ये टीबी का रोग जनक है। टीबी को क्षय भी बोलते हैं, तपेदिक भी बोलते हैं। इसके अलावा देखें कोरोनोबैक्टीरिया डिप्थेराई, ये किसका रोग जनक है, डिप्थीरिया का। इसके अलावा देखें हम माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री, ये है कुष्ठ रोग का रोग जनक होता है। किसका, कुष्ठ रोग का। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी बोलते हैं। इसके अलावा देखें निस्सेरियाई गोनेरियाई, तो यही अपना ऑप्शन देना। सुजाक रोग किस रोग जनक के द्वारा होता है, निस्सेरियाई गोनेरिया के द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन यहाँ कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन द यहां रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचरित रोग का उदाहरण की। जो यौन संचरित रोग है, 3 प्रकार के यौन संचरित रोग दिए गए हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखा हमारे को देखते हैं टीबी कौन सा है, जीवाणु जनित रोग। कैंसर कौन सा है, असंक्रामक रोग। इसके अलावा न्यूमोनिया क्या है, जीवाणु जनित रोग है। और किसके द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन सा रोग होता है इसका, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, किसका रोग जनक होता है, न्यूमोनिया का। और टीबी का पता है आपको, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बाद देखिए हम, जैसे कैंसर क्या संक्रामक रोग होता है। और कैंसर, इसके बाद हमें क्या यौन संचरित रोग पूछ रहा है। तो यौन संचरित रोग कौन सा है, गोनोरिया। तो ऑप्शन यहाँ सही रहने वाला है। तो यौन संचरित रोग कौन सा है, ये तो गोनेरिया होता है, क्या सिफिलिस। इसे एसटीडी रोग भी कहते हैं। क्या आपको पूछ ले एसटीडी रोग कौन सा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आप कौन सा बताओगे, गोनोरिया या सिफिलिस। आप ये क्या होते हैं, सेक्सुअल रोग होते हैं। अब याद है कैंसर। तो कैंसर के बारे में आप देखो, तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट साइट, क्या
कोबाल्ट साइट का उपयोग किया जाता है, ये आइसोटोप होता है, रेडियोथेरेपी की जाती है किसमें, कैंसर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? क्योंकि बीसीजी वैक्सीन है, टीका है, वो किससे प्रतिरक्षा के लिए, मतलब एंटीबॉडी किसके लिए दी जाती है, किसी सुरक्षा के लिए दी जाती है? तो बीसीजी देखें आप, तो बीसीजी का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है, बैसिलस कैलीमेट गुरिन, जो होता है बैसिलस का, बीसीजी का फुल फॉर्म। अब ये किसके लिए दिया जाता है? तो हम देखते हैं यहां, यक्ष्मा किसके लिए दिया जाता है? ये यक्ष्मा या टीबी के लिए दिया जाता है। कौन? बीसीजी का टीका। तो यह ऑप्शन क्या रहना है? सेल। इसके अलावा बीसीजी का टीका है कुष्ठ रोग के लिए भी दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? कुष्ठ रोग। बीसीजी का टीका कुष्ठ रोग के लिए भी दिया जाता है। बीसीजी किस लिए दिया जाता है? ये तो यक्ष्मा, टीबी या तपेदिक, इसके अलावा कुष्ठ रोग के लिए भी बीसीजी का टीका दिया जाता है। एक है यहां मलेरिया। तो आप मलेरिया के बारे में देखें तो मलेरिया का भाग कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। और मलेरिया का रोगजनक देखिए तो क्या होता है? प्लाज्मोडियम। इसके अलावा इसकी 4 प्रजातियां होती, क्या किसकी? मलेरिया की। प्लाज्मोडियम या मलेरिया की 4 प्रजातियां होती है। उसमें तो एक ओवेल, फैल्सीफेरम मलेरी, कौन से होते हैं? ओवेल, फैल्सीफेरम और मलेरिस की प्रजातियां होती है। जिसमें प्लाज्मोडियम की क्या, फैल्सीफेरम, कौन सी? जिसकी फैल्सीफेरम प्रजाति होती है, ये बहुत घातक होती है। आपको पूछ ले कि मलेरिया की कौन सी प्रजाति सबसे घातक होती है, तो कौन सी होगी? फैल्सीफेरम प्रजाति इसकी बहुत घातक होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डोट्स, क्वेश्चन नंबर 5, डोट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है? ये एक डोट्स प्रोग्राम चलाया गया 1997 में। 1997 में एक प्रोग्राम चलाया गया और वो किससे संबंधित था? तो हम देखते हैं, पहले इसके फुल फॉर्म देखते हैं, किसकी? डोट्स की। तो डोट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगर आपको पूछ ले कि डोट्स की फुल फॉर्म क्या था, आप क्या बताओगे? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसके अलावा कब लागू किया गया था? 1997 में। और किस रोग के लिए? टीबी के लिए ये किया गया था। तो यहाँ टीबी या 6 रोग, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। इसके अलावा देखें हम एड्स क्या होता है? एक ये सेक्सुअल डिजीज मान लो इसको, एचआईवी वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? एचआईवी वायरस के द्वारा होता है एड्स। कैंसर आपको असंक्रामक रोग है। और पोलियो एंट्रोवायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और पोलियो को देखें आप, तो पोलियो में 2 प्रकार की वैक्सीन लगती है, आईपीवी और ओपीवी। इनएक्टिव पोलियो वायरस और क्या? ओरल पोलियो वायरस। किसके अंदर लगती है? पोलियो के अंदर। ये 2 प्रकार की खुराक लगती है, वैक्सीन लगती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टाइफाइड का कारण है कि टाइफाइड है ये किसके कारण होती है? तो इसमें दे रखा है आपको रोगजनक। क्या रोगजनक दे रखे हैं? इसमें आपको देख रहा है कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। तो आपको पता होगा किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड होता है। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर यहाँ 2 रहने वाला है, साल्मोनेला। एसीरिया कोलाई किसके द्वारा? दस्त का रोगजनक होता है, एसीरिया कोलाई। इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरियम किसका होता है? टीबी का। या ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, साल्मोनेला। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, संक्रामक रोग हैजा का कारण है। ये हैजा है, उसका कारण क्या है? तो यहां पे देखिए क्लोस्ट्रिडियम टिटोनी, इसके कारण क्या होता है? टिटनेस। ये टिटनेस का रोगजनक है। और टिटनेस रोग को लोकजा रोग भी कहते हैं। आपको पूछ ले कि लोकजा रोग किसे कहते हैं, तो किसका कहोगे? टिटनेस रोग को लोकजा रोग भी कहते हैं।
इसके अलावा देखिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री ये क्या होता है? कुष्ठ रोग का रोगजनक होता है। किसका? कुष्ठ रोग का। इसके बाद देखिए माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये किसका है? आपको ये पता होगा, टीबी का। क्या? टीबी का होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो यहां बचा क्या? विब्रियो कोलेरा। तो यही हमारा ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन ए यहां रहने वाला है। हेजी का कारण क्या है? विब्रियो कोलेरा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है? कि कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा मानव में काली खांसी रोग होता है? तो यहां देखें, निस्सेरिया गोनरी। इसके द्वारा क्या होता है? गोनेरा रोग होता है, गोनेरिया रोग या सुजा, एसटीडी रोग है। इसके अलावा माइक्रोबैक्टीरिया, ये आपको पता है कुष्ठ रोग और कोरोना बैक्टीरिया डिप्थीरिया के द्वारा। तो यहां क्या बचा? काली खांसी, बोर्डीटेला पर्टुसिस के द्वारा ही काली खांसी रोग होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? जो काला अजार बीमारी है उसका कारण क्या है? तो हमें देखते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम किसका है? मलेरिया का। इसके बाद देखें यहाँ पे अमीबा, तो एंटअमीबा स्टोलिटिका, अमीबोइसी रोग होता है एंटअमीबा स्टोलिटिका के द्वारा। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा काला अजार होता है किसके द्वारा? लिस्मेनिया, लिस्मेनिया या लिजमेनिया के द्वारा था। यहाँ ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन यहाँ द रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, HIV के लिए प्रयुक्त है। कि HIV आपको पता है किसका रोगजनक होता है? एड्स का। और एड्स की आपको फुल फॉर्म पूछ ले, क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी क्या सिंड्रोम। ये क्या है? एड्स की फुल, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो एड्स का क्या है? फुल फॉर्म। अब यहां पूछ रहा हूं अब HIV क्या था? एड्स का रोगजनक होता है। तो HIV ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? ह्यूमनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है किसके कारण? HIV। तो HIV का पहला ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ ऑप्शन ए की रहने वाला है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा? ए। इसके बाद देखिए हम एड्स। तो एड्स फैलता क्यों है? तो एड्स का कारण आ जाए या फिर किस कारण से फैलता है? तो किससे? असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा और एक ही सिरिंज का बार बार उपयोग करने पर क्या होता है? ये HIV वायरस या एड्स होता है। ठीक है, इसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, एलिजा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो एलिजा परीक्षण, तो एड्स होता है उसके लिए दो परीक्षण होते हैं। क्या? दो परीक्षण होते हैं, एक तो एलिजा और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये दो टेस्ट किसके लिए होते हैं? एड्स के लिए होते हैं। तो ये एड्स का एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले आपको तो क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एलिजा परीक्षण किसके लिए होगा? एड्स के लिए होता है। तो यहाँ ऑप्शन एड्स का है, एड्स के प्रतिरक्षकों का ऑप्शन यहाँ बे रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खालिस्तान का संचय हो जाता है। यहाँ पीलिया दे रखा है और इसमें पूछा है कि रक्त में खालिस्तान का संचय हो जाता है, मतलब खालिस्तान में पूछ रहा आपको कि क्या आएगा। तो पीलिया के अंदर क्या होता है? अपन देखते हैं हमारा पूरा शरीर येलो कलर का हो जाता है, हमारे नाखून येलो कलर के हो जाते हैं। तो वो किसके कारण होता है? पीत वर्ण के कारण, पीत वर्ण। और पीत वर्ण कौन सा होता है? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये क्या? पीत वर्णक होते हैं। तो पीलिया के अंदर क्या होता है? ये हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, बाहर निकलते नहीं है, जिससे हमारे से क्या पीला पड़ जाता है, हमारा पीलिया रोग हो जाता है। तो यहाँ कौन सा रहेगा? पीत वर्णक, बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन। तो हमारा क्या आया? बिलीरुबिन, ऑप्शन 6 यहाँ रहने वाला है।
ठीक है, इसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है। यहां पूछ रहा है कि चमगादड़ के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। मतलब चमगादड़ फल को खाता है, उस फल को मनुष्य खाता है, तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है। मतलब चमगादड़ के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो यहाँ कौन सा रोग चमगादड़ द्वारा होता है, निपा वायरस। ऑप्शन ए रहने वाला है निपा वायरस। डेंगू वायरस डेंगू होता है, हिपेटाइटिस के द्वारा हिपेटाइटिस रोग होता है, HIV के द्वारा एड्स होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, पोलियो का टीका प्रथम बार जिन्होंने विकसित किया। कि पोलियो है उसका टीका प्रथम बार किसने किया। तो पोलियो किसके द्वारा होता है, इसका रोग होता है एंट्रोवायरस। किसके द्वारा होता है, एंट्रोवायरस के द्वारा होता है। अर्थात पोलियो कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग होता है। और यह टीका और इसका टीके का आविष्कार यार 2 प्रकार के होते हैं टीके, IPV और OPV। ये क्या होता है, इनएक्टिव पोलियो वायरस, और ये क्या है, ओरल पोलियो वायरस। इनएक्टिव निष्क्रिय पोलियो वायरस, इसका आविष्कार किया था जॉन साल्क ने। किसने किया था, जॉन साल्क ने इसका आविष्कार किया था, और इसे साल का टीका भी कहते हैं। इसका आविष्कार किया था अल्बर्ट साबिन ने। किसने, अल्बर्ट साबिन ने इसका आविष्कार किया था। कौन से का, OPV का, अल्बर्ट साबिन, इसलिए इसे साबिन टीका भी कहते हैं। तो पोलियो का टीका प्रथम बार किसने किया था, जॉन साल्क ने। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा रहने वाला है, यहाँ ऑप्शन रहने वाला है, जॉन साल्क ने पोलियो का टीका प्रथम बार आविष्कार किया। अगर आपको पूछ ले कि ओरल पोलियो वायरस, आपको दे दे OPV का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या बताओगे, अल्बर्ट साबिन। अगर आपको IPV पूछ ले या पोलियो का प्रथम टीका पूछ ले तो क्या बताओगे, जॉन्स साल्क ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ये आपको अच्छे से पता होगा कि प्लेटलेट्स की संख्या किस में होती है, किस रोग में होती है, डेंगू के अंदर। मनुष्य के अंदर सामने कितनी प्लेटलेट्स पाई जाती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, क्या 1.5 लाख से 3.5 लाख घन मिमी क्या पाई जाती है, मनुष्य के अंदर प्लेटलेट्स या बीमाणु पाए जाते हैं। तो इनकी संख्या कम हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है, डेंगू। कौन सा, डेंगू। ऑप्शन यहाँ दे रहने वाला है। ठीक है, मधुमेह कौन सा रोग होता है जिसमें इंसुलिन और ग्लूकोकेन का नियमित सही तरीके से नहीं हो पाता, उसमें क्या मधुमेह रोग हो जाता है, अमीबाइसिस। ये किसके कारण होता है, एंट अमीबा स्टोलिटिका के कारण होता है। और एंट अमीबियास रोग कौन सा है, प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। और डेंगू क्या है, एडिस इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। तो इसमें होते हैं प्लेटलेट्स की संख्या कम, डेंगू के अंदर होती है। ऑप्शन यहाँ दे रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेबीज या अलर्ट किसके द्वारा होता है। रेबीज होता है किसके द्वारा होता है, तो रेबीज होता है रेहब्डो वायरस के कारण होता है। तो यह रेबडो वायरस किसके अंदर पाया जाता है, कुत्ते। किसके अंदर पाया जाता है, कुत्ते के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, लोमड़ी, इनके अंदर क्या है, रेबडोवायरस पाया जाता है इनकी लार के अंदर। और इनके काटने से क्या हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है, क्योंकि इसमें रेबडो वायरस पाया जाता है। और इस रोग को हाइड्रोफीबिया रोग भी कहते हैं। हाइड्रोफीबिया क्यों कहते हैं, जल वित्तीय रोग कहते हैं, क्योंकि जो इस वायरस से ग्रसित हो जाता है, रेबडो वायरस से, वो व्यक्ति जल से डरने लगता है। तो यहाँ पर रेबीज किसके कारण होता है, तो रेबडो वायरस। तो कौन सा ये, रेबडो वायरस मतलब विषाणु के द्वारा, या ऑप्शन नंबर ब रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए।
कि मलेरिया होता है किस क्या होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है। इस रोग कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब इसके बाद है सिनकोना। ये एक औषधि होती है, वो सिनकोना की छाल से, क्या, सिनकोना की छाल से कुनेन, कुनेन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो किसके रोग के उपचार के लिए होती है, मलेरिया के रोग के उपचार के लिए आवश्यक होती है। तो यहां हमारा ऑप्शन रहने वाला है कुनेन, ऑप्शन द। सिनकोना की छाल से आपको पूछ ले सिनकोना की सिनकोना ये से कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, पेड़ से प्राप्त किया जाता है या छाल से या पत्ती से, तो कौन सा आएगा आपको, छाल से प्राप्त किया जाता है, क्या, कुनेन। ठीक है, तो यह ऑप्शन रहने वाला है सिनकोना की छाल से कुनेन प्राप्त किया जाता है, जो किसके लिए आवश्यक होता है, मलेरिया की दवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, पेयजल में एंट अमीबा स्टोलेटिका होना एक संकेत है। एंट अमीबा स्टोलेटिका आपको रोज दे रखा है और पूछ रहा है कि ये एंट अमीबा स्टोलेटिका होना का किसका संकेत है। तो क्या है, एंट अमीबा स्टोलेटिका अमीबोसिस रोग है, जो किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, और किसके अंदर होता है, प्रदूषित पानी के अंदर होता है। तो यहाँ ऑप्शन प्रदूषित पानी, ऑप्शन यहाँ ब रहने वाला है, प्रदूषित जल के द्वारा एंट अमीबा स्टोलेटिका होता है। ये कौन सा होता है, एंट अमीबोसिस रोग। ठीक है, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी होती है कैंसर के अंदर, कैंसर के अंदर होती है, और कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट साइड रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बिलब्रास्टिन, बिलब्रास्टिन औषधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कि इसके लिए कैंसर के लिए किया जाता है। तो कीमोथेरेपी कैंसर के लिए उपयोग की जाती है, तो यह ऑप्शन ए रहने वाला है। ठीक है, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, H1 और N1, क्या H1 और N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है। तो एक तो H1 और N1 होता है, और एक होता है H5N1। ठीक है, तो जो H1N1 है, ये तो होता है स्वाइन फ्लू, सेदार कौन सा होता है, स्वाइन फ्लू रोग होता है। और जो H5N1 है, उसके द्वारा बर्ड फ्लू, कौन सा रोग होता है, बर्ड फ्लू रोग होता है। तो यहाँ पूछा हमको H1N1, तो स्वाइन फ्लू और ऑप्शन रहने वाला है स्वाइन फ्लू, ऑप्शन द। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, डैश या DASH आहार उन रोगियों को प्रस्तावित की जाती है जो इस रोग से ग्रसित हैं। तो DSH क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स पैमाना होता है खाने का, कि कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में विटामिन चाहिए, और कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए। इस सभी का एक पैमाना होता है, फिक्स होता है, उसे कहते हैं डैश भोजन या डैश आहार कहते हैं। तो यह किस रोग के लिए यह प्रस्तावित होता है, तो यह होता है उच्च रक्तचाप, कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर इस रोग का इस आहार का उपयोग किया जाता है, कि उच्च ब्लड प्रेशर हाई या बिल्कुल कम ना हो जाए। तो हाई रक्तचाप के अंदर किया जाता है, ऑप्शन यहाँ सही रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो रक्तहीनता होता है किस में होती है, एनीमिया के अंदर। आपको बोले रक्तहीनता किस संबंधित तरीके से होती है, एनीमिया से, और यहाँ आपका ऑप्शन रहना है उच्च रक्तचाप, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 22, एलिफेंटिसिस रोग होता है, एलिफेंटिसिस। तो एलिफेंटिसिस रोग क्या होता है, ये एक फाइलेरिया कर्मी के द्वारा होता, फाइलेरिया कर्मी होता, कौन सा, एलिफेंटिसिस रोग। तो यहाँ फाइलेरिया का ऑप्शन यहाँ सही रहने वाला है। ठीक है, और इस एलिफेंटिस रोग को देखिए, इसमें क्या हो जाता है, जो अपना पैर होते हैं वो सूज आ जाता है उसमें, और वो हाथी के पैर के जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसे एलिफेंटिसिस रोग कहते हैं। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 23, जापानी इंसेफेलाइटिस, क्या, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, कि जापानी इंसेफेलाइटिस रोग होता है, किस जो हमारा मनुष्य शरीर होता है उसको किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस क्यूलेक्स मच्छर, इसका भाग होता है क्यूलेक्स मच्छर, ये इसका वाहक होता है।
आपको पूछ ले कि जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का भाग कौन सा होता है, क्यूलेक्स मच्छर इसका भाग होता है। और यह मनुष्य किस हिस्से को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, या मस्तिष्क में क्या सूजन ला देता है, कौन, जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा रहने वाला है ए, ऑप्शन ए रहने वाला है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन इस रोग को रोकने हेतु दी जाती है। ट्रिपल एंटीजन या डीपीटी, क्या, डीपीटी। तो एक तो है डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, इसके अलावा पर्टूसिस, वोर्टेला, पर्टूसिस, और ये क्या, टिटनेस। तो ये तो डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस के लिए, काली खांसी के लिए रोगजनक होता है। तो ये हो गया डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। तो यहाँ ये इसमें नहीं है, इसके अलावा इसमें भी नहीं है क्योंकि इसमें टाइफाइड, ये गलत है। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, पोलियो नहीं है, क्या है, कुकर खांसी। तो डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, किसमें होता है, कुकर खांसी में। और क्या, टिटनेस में डीपीटी के टीके का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन क्या रहने वाला है, ब, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के अंदर ट्रिपल एंटीजन का उपयोग किया जाता है। इसका चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में से सही विकल्प चुनिए। ये गुणसूत्रों की संख्या या आनुवंशिक रोग है, उसकी वजह से कौन से इसमें दे रखे हैं कि त्रिगुणसूत्रता किस रोग में किस कारण होती है। तो हम देखते हैं गुणसूत्र 13, त्रिगुणसूत्रता, अर्थात इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे अपन 46 गुणसूत्र, उसमें क्या हो जाती है, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो त्रिगुणसूत्र 13, इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, पटाउ सिंड्रोम। क्या होता है, पटाउ सिंड्रोम। तो गुणसूत्र, त्रिगुणसूत्र 18 के द्वारा होता है एडवर्ड, और 21 के द्वारा क्या, डाउन सिंड्रोम होता है। तो क्या होगा, त्रिगुणसूत्र 13 के द्वारा पटाउ सिंड्रोम होता है, गुणसूत्र 18 के द्वारा एडवर्ड, और त्रिगुणसूत्रता 21 के द्वारा डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर देखें, हमारे हथेली में खाज हो जाता है, गर्दन क्या टेढ़ी या गर्दन बैठी हुई होती है, किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मिनी माता रोग का कारण है कि मिनी माता रोग होता है वो किसके कारण द्वारा, किस धातु के कारण होता है, इसमें दे रखे हैं। तो एक तो होता है कैडमियम, तो कैडमियम धातु के द्वारा कौन सा रोग होता है, इटाई रोग। कौन सा होता है, इटाई रोग। और जो मिनी माता होता है उसके द्वारा, पारा के द्वारा होती है। ऑप्शन ए रहने वाला है। इस बार ऑप्शन नंबर 27, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जो डीपीटी थी, क्या, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस का टीका है, वो कितने समय के बाद लगाया जाता है। तो उसके अंदर लगाया जाता है 6 सप्ताह। इसके अंदर 6 सप्ताह के अंदर डीपीटी का टीका लगाया जाता है। मतलब बच्चा होता है उसके 6 सप्ताह के बाद डीपीटी टीका लगाया जाता है। इसकी सुरक्षा के लिए, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की सुरक्षा के लिए। क्या ऑप्शन क्या रहने वाला है, ब। इसके अलावा आपको 6 सप्ताह देके 1.5 माह दे दे, क्या, 1.5 माह दे दे, तो ये भी ऑप्शन आपका सही रहेगा, 1.5 माह। अगर माह के अंदर दे दे क्या होगा, 1.5 माह, और सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह, इसका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, रक्तचाप को संतुलित रखने से निम्न में से किस व्याधि से बचा जा सकता है। कि रक्तचाप या ब्लड प्रेशर होता है, उसको संतुलित रखने से किस व्याधि से बचा सकता है, क्योंकि किस रोग से बचा जा सकता है। तो अपना ब्लड प्रेशर सही रहेगा तो हृदय के अंदर क्या, ब्लड सही बहेगा। लेकिन ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो धमनियां क्या, फट जाएंगी, इसके कारण क्या, हृदयाघात हो जाएगा। तो यहाँ रहने वाला ऑप्शन ए, हृदयाघात या हार्ट अटैक। रक्तचाप के कारण कौन सा होगा, हृदयाघात या हार्ट अटैक। ठीक है, इसके बाद 29 क्वेश्चन, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान प्रयास है। कि भारत के अंदर आपको पूछ ले कौन कौन सी वैक्सीन की खोज हुई, तो आप बताओगे कोविशील्ड और कोवैक्सीन की खोज किसके अंदर होती, भारत के अंदर हुई थी। किसके लिए, कोरोना के लिए। इसके बाद देखिए कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उसको किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या रहने वाला है, ब रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, एपिस फ्लोरिया
निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो एपिस फ्लोरिया क्या है? मधुमक्खी की प्रजाति। किसकी? मधुमक्खी की प्रजाति होती है। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा रहना? ऑप्शन ए यहाँ रहने वाला है, ए मधुमक्खी। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं। ये दस्त होता है, उसके लिए ई कोलाई जीवाणु कौन से होते हैं? तो दस्त के लिए देखे आपको पूछ ले तो कौन सा जीवाणु होता है? एस्चीरिया कोलाई। एस्चीरिया कोलाई या ई कोलाई जिम्मेदार होता है किसके लिए? दस्तों के लिए। अब ये पूछ रहा है कि दस्त के लिए जो जीवाणु जिम्मेदार होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, ग्राम उदासीन होते हैं। तो इसके लिए होते हैं ग्राम नेगेटिव। किसके लिए? दस्तों के लिए। या ऑप्शन बी रहने वाला है। और जो ग्राम नेगेटिव आपको कलर पूछ ले तो क्या होते हैं? गुलाबी, वह हैं लाल रंग के होते हैं। कौन? ग्राम नेगेटिव जीवाणु। कौन से? ई कोलाई, गुलाबी एवं लाल कलर के। और कैसे होते हैं? ग्राम ऋणात्मक होते हैं। तो ऑप्शन रहने वाला है बे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32। ग्लूटेन मुक्त आहार। क्या? ग्लूटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीड़ित हैं। ये ग्लूटेन मुक्त, ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो किसमें पाई जाती है? गेहूं के अंदर पाई जाती है। गेहूं जो इनके अंदर क्या, ये विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? ग्लूटेन। और इसके द्वारा रोग कौन सा होता है? तो इसके द्वारा रोग होता है सीलिएक रोग। कौन सा था? सीलिएक रोग किसके द्वारा होता है? ग्लूटेन प्रोटीन के द्वारा। इसलिए ग्लूटेन मुक्त आहार इनके लिए प्रस्तावित होता है। किसके लिए? सीलिएक रोग से ग्रसित जिनके रोग होता है वो गेहूं की रोटियां नहीं खाते। कौन सा रोग होता है? सीलिएक रोग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 1976 में चेचक का टीका किसने खोजा? कि 1976 में टीका खोजा गया था, तो किसने खोजा? तो टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। या ऑप्शन सी रहने वाला है। और आपको पूछ ले पोलियो, तो पोलियो कौन है? साल्क। जॉन साल्क ने पोलियो का आविष्कार किया था, पोलियो के टीके का। और इसके अलावा चेचक के टीका का एडवर्ड जेनर। इसके अलावा आपको पूछ ले सबसे पहले टीके का आविष्कार किसने किया था, तो आप क्या बताओगे? एडवर्ड जेनर सबसे पहले टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है। इसके बाद चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित कीजिए कि कौन सा रोग किस रोग से संबंधित है। तो हमको पता है क्षय रोग या टीबी, क्षय या टीबी या तपेदिक, इसको तीनों किसी भी नाम से आ सकता है, क्षय से भी, टीबी से भी और तपेदिक से। तो क्षय रोग का क्या कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का रोगजनक होता है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन यहाँ क्या 4 इसका, किसका? क्षय रोग का। इसके अलावा टाइफाइड, तो टाइफाइड किसका रोग क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ साल्मोनेला टाइफी या ऑप्शन 1 से मिलने वाला है। इसके अलावा कुकर खांसी, तो कुकर खांसी का क्या होता है? वोर्डेटेला पर्टुसिस। कुकर खांसी का ऑप्शन यहाँ 3 रहने वाला है। और छोटी माता होती है एक, तो बड़ी माता, एक छोटी माता क्या? वेरिसेला जोस्टर। तो यह ए किससे मिलेगा? ए का रहेगा 4 नंबर से। और बै को देखें यहाँ पे तो ऑप्शन 1 से। इसके अलावा से को देखें तो ऑप्शन 3 से मिलने वाला है। और जो छोटी माता द कौन से मिलने वाला है? ऑप्शन 2 से। ठीक है। तो ये हमने क्या सुमेलित कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये हमारे जो अपशिष्ट है, जो हमारा टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन, उससे संबंधित एक क्वेश्चन है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित, हम यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यह पुनर्चक्रण, क्या पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट उत्तम उपचार है? तो पुनर्चक्रण समझते होंगे, कोई भी वस्तु है उसको दोबारा रिसाइकल करके उपयोग में लेना क्या कहलाता है? पुनर्चक्रण। तो यहाँ पूछ रहा है पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम होता है, कि किस प्रकार के अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना चाहिए। देखते हैं घरेलू अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट। आपको पता है जो घरेलू अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट है उससे कंपोस्टिंग या खाद बन जाती है। किसकी? कृषि अपशिष्ट होते हैं, जैसे बचा हुआ चारा। घरेलू अपशिष्ट हमारे अंदर जैसे केले का छिलका या किसी फल का छिलका या और भी कुछ भी घरेलू अपशिष्ट होता है, उनका क्या
कंपोस्टिंग खाद बन जाता है। और अगर वो खाद किसी बने केचुए के द्वारा बने, किसके द्वारा? केचुए के द्वारा, तो उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग। अगर केचुए के द्वारा खाद बनता है क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्टिंग। और वैसे क्या होता है? खाद्य कंपोस्टिंग कहते हैं। तो इसका तो पुनर्चक्रण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका खाद बन जाएगा। उसके बाद चिकित्सीय अपशिष्ट, तो चिकित्सीय अपशिष्ट है उसका क्या? भस्मीकरण। भस्मीकरण कर दिया जाता है। भस्मीकरण मतलब उनको जला दिया जाता है जिससे वो भस्म होके वो क्या? खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब पुनर्चक्रण नहीं किया जाता है क्योंकि ये हानिकारक होते हैं, इसलिए इनका पुनर्चक्रण करना नहीं चाहिए। इसके बाद धात्विक अपशिष्ट, तो धात्विक अपशिष्ट होते हैं उनका पुनर्चक्रण किया जाता है। ऑप्शन ए रहने वाला। तो धात्विक अपशिष्ट जैसे टीन का डब्बा है, या लोहे का डब्बा है, एल्यूमिनियम का डब्बा है, या और कोई वस्तु है जो लोहे धातु की है, तो उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, दोबारा उनसे कोई वस्तु बना सकते हैं। तो क्या रहेगा? धात्विक अपशिष्ट क्या है? ऑप्शन रहने वाला है, इसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। इस बाद क्वेश्चन नंबर 36, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है उसके निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है? जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, तो जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के लिए क्या? भूमि भ्राव नहीं किया जाता है, क्यों? भूमि के अंदर गड्ढे बना के चिकित्सीय अपशिष्ट को खोदेंगे उसके अंदर, तो वो ऐसे उसी प्रकार से उसमें क्या? केमिकल्स रहते हैं, तो इसका भूमि भ्राव नहीं किया जाता है। पुनर्चक्रण भी इसका नहीं किया जाता है। और जल में निस्तारण करोगे तो जल के अंदर ये फैल के संक्रमण पैदा करेंगे, तो इसका क्या था? भस्मीकरण। किसका? जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट का। तो ऑप्शन ब रहने वाला है। इसके अलावा जैविक खाद बनाई जा सकती है। ये जो जैविक खाद है वो किससे बनाई जाती है? घरेलू कचरे से, कृषि अपशिष्ट से, व दोनों। तो आपको पता है जैविक खाद घरेलू कचरे से बन सकती है, क्या? घरेलू कचरे से बन सकती है, और कृषि अपशिष्ट, क्या? दोनों प्रकार के पदार्थ, क्या? घरेलू अपशिष्ट भी और जो क्या? कृषि अपशिष्ट, दोनों से ही क्या? खाद बन जाती है, दोनों खाद बन जाती है, इसलिए इनका क्या? जैविक खाद बनाया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन ए व दोनों रहने वाला, ऑप्शन यहाँ सही रहने वाला है। घरेलू कचरे भी और कृषि अपशिष्ट से जैविक खाद बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आपको पता है ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, जलवाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस होती है। तो इससे पूछ रहा हूं प्रमुख ग्रीन हाउस कौन सी है? तो प्रमुख ग्रीन हाउस पूछे तो प्रमुख ग्रीन हाउस होती है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस होती है। उसके बाद कौन सी होती है? मैथेन। तो यहाँ प्रमुख ग्रीन हाउस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन ऑक्साइड यहाँ कौन सा ऑप्शन से रहने वाला है। इसके अलावा देखिए आपको पूछे सबसे घातक, इस सबसे घातक ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो होती है मीथेन। सबसे घातक मीथेन होती है। और आपको प्रमुख गैस पूछ ले ग्रीन हाउस गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और उसके बाद मीथेन के बाद क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड घातक होती है। तो आपको यहाँ पूछे सबसे घातक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कौन सी बताओगे? मैथेन। अगर आपको पूछे सबसे प्रमुख तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यह ऑप्शन सही रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समाधान है? एक तो होता है गैर बायोडिग्रेडेबल, और एक होता है नॉन गैर, एक नॉन गैर और एक गैर। दो प्रकार के होते हैं ना, एक रिसाइकल होने वाले और एक रिसाइकल नहीं होने वाले। जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? जैव निम्नकरणीय, इसके अंदर तो आते हैं जो क्या? रिसाइकिल हो जाते हैं, जैसे कृषि अपशिष्ट, इसके अलावा घरेलू अपशिष्ट। और जो गैर बायोडिग्रेडेबल या जैव अनिम्नकरणीय, जैव अनिम्नकरणीय में कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन। आप पॉलीथीन को कितना एक गड्ढे में दबा दो चाहे इनको जला दो, ये प्लास्टिक के रूप में ही रहती है, मतलब ये खत्म नहीं होती। तो इसमें पूरा गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने सबसे अच्छा समाधान है।
पुनरावतन, अपशिष्ट को दफनाकर, अपशिष्ट को जलाकर, उपयोग सभी। तो अगर गैर बायोडिग्रेडेबल आपको दफनाओगे तो भी वैसे प्लास्टिक के रूप में रहेगी, तो ये भी नहीं होगा। अपशिष्ट को जलाओगे तो क्या ये धुआं के रूप में जल के भी फिर उसी प्रकार से आप पॉलीथीन को जलाते हैं तो वह पॉलीथीन बची रह जाती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है क्या, पुनरावतन, अर्थात इनको रिसाइकल करके किसी दूसरी वस्तु बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गैर बायोडिग्रेडेबल कौन सा रहेगा, इनका पुनरावतन किया जा सकता है। क्वेश्चन 40, किस प्रकार के अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कि खतरनाक अपशिष्ट कौन से अपशिष्ट को किया गया है, तो कृषि संबंधी को, अब क्योंकि इनको तो खाद बना सकते हैं तो ये तो खतरनाक साबित नहीं होगा। व्यवसाय अपशिष्ट भी खतरनाक साबित नहीं होता, कुछ खतरनाक होता है लेकिन इतना खतरनाक नहीं होता। गृहस्थ भी क्या खतरनाक होता है, लेकिन केमिकल, जो केमिकल होते हैं उनके अपशिष्ट होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो यहाँ सबसे खतरनाक कौन सा रहने वाला है, रासायनिक अपशिष्ट। तो ये हमारे इसके आज के टॉपिक मानव रोग निदान, उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन के 40 क्वेश्चन थे, जो हमारे किसके लिए थे, पशु परिचर एग्जाम के लिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पशु परिचर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है, जो हमने क्या 6 टॉपिक करवाए हैं पशु परिचर एग्जाम के, वो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और हम अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो पशु परिचर का एग्जाम जो भी दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, आप झंडे रोप के आओ। धन्यवाद।